चंपकम दोरियाई राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। आज का ये पहला केस था जिसके बाद संसद ने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। और इस केस की खास बात यह है कि सबसे पहला पॉइंट यह है कि ये आरक्षण से संबंधित पहला केस था जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि पहला संविधान संशोधन जो किया गया वो इसी केस के बाद संसद ने किया है। तो ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ और सबसे पहले जो केस हुआ है आरक्षण से संबंधित वो केस कौन सा था? स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकई दोरियाई राजन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये 1951 का केस है, द केस दैट रीरोट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा केस जिसने भारत के संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए और पुनः संविधान में कुछ चीजें जोड़ी गई। हमारे किस किस टॉपिक से संबंधित है? अगर हम जो इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे हैं उससे भी संबंधित है, लैंडमार्क जजमेंट्स की जो सीरीज चला रहे हैं उससे भी संबंधित है। जीएस पेपर 2 से में आरक्षण से संबंधित अगर कोई चीज लिखने को आती है, कोई प्रश्न आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और केसेस के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको कोट कर सकते हैं इस केस को। दूसरा, अगर जीएस पेपर 1 में सामाजिक न्याय की बात करते हैं और उसमें आरक्षण से कुछ संबंधित होता है तो उसमें भी इस केस को हम लोग लिख सकते हैं। चलते हैं सीधे अपने केस में और देखते हैं कि ये केस कहां से शुरू हुआ और क्या क्या इसके प्रावधान थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट क्या है 1949 से 1950 तक का। सबसे पहले जब भी हम कोई आंसर लिखते हैं तो हमें एक कोट लिखना होता है और वो कोट ऐसे व्यक्ति का हो जो ऑथेंटिक हो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। ऑन 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 जब हुआ तो संविधान सभा जब बैठी तो 26 जनवरी 1950 में अंबेडकर ने क्या कहा? वी हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स एंड इनइक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स उसमें तो इक्वालिटी होगी लेकिन जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें इक्वालिटी नहीं होगी। किसने कहा? अंबेडकर ने। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्राडिक्शन इन अर्लीस्ट मोमेंट। और इस कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को हमें क्या करना पड़ेगा? जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और एल्स दोज हु सफर फ्रॉम इनइक्वालिटी विल ब्लो अप द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं कि नहीं तो ये होगा कि जो इस सोशल और सामाजिक लाइफ जिनकी प्रभावित हुई है असमानता के कारण, वो क्या करेंगे? जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की संरचना है, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की संरचना है उसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, या विच असेंबली है शो लेबोरियसली बिल्ट अप, जिसको असेंबली ने बहुत मेहनत से बनाया है। अब यहां पर अंबेडकर कहना क्या चाह रहे हैं? अंबेडकर ये कह रहे हैं कि वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। हमारी जो पॉलिटिक्स है उसमें तो इक्वालिटी होगी, ठीक है, लेकिन अगर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में इक्वालिटी नहीं होगी, असमानता होगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर सिर्फ सामाजिक नहीं कह रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक दोनों की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अंबेडकर। वी मस्ट रिमूव दिस कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये जो पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक सोशल लाइफ में जो इनइक्वालिटी है, इसका जो विरोधाभास है इसको हमें दूर करना पड़ेगा। अगर हम इसको दूर नहीं करेंगे तो जो हमने स्ट्रक्चर इस संविधान सभा ने बनाया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये अंबेडकर ने कहा था 25 नवंबर 1949 में, सॉरी हाँ 25 नवंबर 1949 में। ठीक, ये कोट किसका है? अंबेडकर का। अब द सेटअप क्या है? ये जो केस था उसका कंटेक्स्ट क्या था? 1927 में क्या हुआ? जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये जो सीरीज चल रही है आपने देखी होगी, तो उसमें हमारी प्रेसिडेंसी सिस्टम था जो अंग्रेजों का था। एक हमारी बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी थी और एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी। तो जो मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उसने क्या किया था? एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर। कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, जब भी हम दो संप्रदायों के हिसाब से किसी चीज को बांटते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो ये संप्रदाय को ये मिलेगा, दूसरे संप्रदाय को, तो वो कम्युनल ऑर्डर कहलाता है। जब भी हम संप्रदाय की बात करते हैं, संप्रदाय, ठीक है, एक कम्युनल जियोड ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया। ए प्री इंडिपेंडेंस कोटा सिस्टम फॉर कॉलेज एडमिशन बेस्ड ऑन द कास्ट एंड रिलीजन। अब ये क्या था? ये एक तरीके का कोटा सिस्टम था, एक तरीके का कोटा सिस्टम था, ठीक है। और इसमें किस पे किस हिसाब से कॉलेज एडमिशन में था? कास्ट और रिलीजन के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन देना था, कोटा सेट कर दिया गया। तो ध्यान रखना, इसका आधार सिर्फ कास्ट नहीं था, कास्ट और रिलीजन दोनों थे, ठीक है, कम्युनल ऑर्डर में, और यह आजादी से पहले का था।
26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान कम इनटू फोर्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो गया, गारंटिंग फंडामेंटल है, जिसमें लोगों को क्या मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले, येट कम्युनल ऑर्डर वाज कंटिन्यू टू ऑपरेशन अनचेंज्ड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब ये कम्युनल ऑर्डर मिल गया उसके बाद भी क्या हुआ कि ये जो आपका था संविधान में, जो ये कम्युनल ऑर्डर था, संविधान लागू होने के बाद भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले, लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद भी ये जो ऑर्डर है, कम्युनल ऑर्डर था, ये पूरी तरीके से क्या रहा, लागू रहा। क्या रहा, लागू रहा। तो अब हमारी जो मुद्दे हैं वो इसी कम्युनल ऑर्डर के विरुद्ध में जो पूरा है वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनल ऑर्डर था क्या और कैसे हमने इन सब चीजों से अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया, हाई कोर्ट में क्या अपील हुई, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब कह रहा था स्टेज इज सेट फॉर द डायरेक्ट कोलिजन बिटवीन द ओल्ड कॉलोनियल पॉलिसी एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी। अब यहां पर यह कह रहा है कि जो हमने ओल्ड कम्युनल पॉलिसी आई थी 1927 में आई थी, ध्यान से समझिए 1927 में कम्युनल ऑर्डर आया, ये तो प्री इंडिपेंडेंस का था, यानी कि ओल्ड कॉलोनियल एरा जब हमारा था तब उस समय का था। दूसरा 1950 में संविधान आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक टकराव प्रारंभ हुआ। जब हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए तो कम्युनल ऑर्डर क्यों है, बात ये उठी ना कि जब फंडामेंटल राइट, तो टकराव शुरू होगा, क्योंकि संविधान तो ये कहता है जाति धर्म देश आधार, जाति धर्म मूल नस्ल के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, भाषा आधार पे। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं आप, कम्युनल ऑर्डर जब निकाल दिया आपने, तो आपने क्या किया, आपने भेदभाव जो है वो प्रारंभ कर दिया। क्लियर। तो ये हमारा कुछ जो 3 पॉइंट है जो हमारे, अच्छा इस केस का कंटेक्स्ट था उसको समझने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि कोटा सिस्टम था क्या, पहले कम्युनल ऑर्डर को समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है फॉर एवरी 14 सीट्स फिल्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी, जो सिलेक्शन किया जाएगा एडमिशन में, एजुकेशनल में, उसमें जो 14 सीट्स होंगी, 6 2 8 2 10 2 12 14, मतलब ये 14 सीटें होंगी एवरी 14, यानी कि पहली 14 सीटें अगर मान लेते हैं 28 है तो एक 14 और दूसरे 14, तो एक 14 में ये फॉलो होगा, दूसरे 14 में फिर ये फॉलो होगा। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक 14 सीटें जो होंगी उसको कैसे फिल्ड किया जाएगा, तो जो 6 सीटें हैं वो किसके लिए हैं, नॉन ब्राह्मण हिंदू के लिए, यानी कि 14 सीटें जो पहली होंगी, पहली 14 सीटें, प्रत्येक 14 सीट, उसमें 6 सीटें किसकी होंगी, नॉन ब्राह्मण हिंदू के लिए, 2 सीटें होंगी बैकवर्ड हिंदूज के लिए, ठीक है, पिछड़े लोगों के लिए, 2 सीटें होंगी ब्राह्मण्स के लिए, 2 सीटें होंगी हरिजन के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, जो हिंदू धर्म था उसको डिवाइड कर दिया, एक हो गया नॉन ब्राह्मण, एक हो गया बैकवर्ड, एक हो गया ब्राह्मण और एक हो गया हरिजन। उसके बाद क्या हुआ, धर्म के आधार पर क्या किया हमने, क्रिश्चियनिटी को भी बांट दिया, एंग्लो इंडियन क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम को एक सीटें। ये टोटल हम लोगों ने जो प्रावधान कम्युनल ऑर्डर से किया, हमने क्या किया, मतलब जो कॉलोनियल पीरियड में कम्युनल ऑर्डर लागू हुआ था। अब इसमें था क्या कि टोटल जो 404 मेडिकल कॉलेज थे वहां पर, जिसमें सीटें कितनी थी, 330, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, सीट कितनी थी, 395। अब की डिटेल यहां पर देख लेते, दिस वाज नॉट न्यू पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट इज अ कॉलोनियल ऑर्डर सर्वाइव अनचेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है कि कॉलोनियल ऑर्डर था जो अनस्टेन्ड रहा और सर्वाइव करता रहा, कहां, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल इरा आ गया उसके बाद भी। तो समस्या यहां पर थी, अब यहां पर विरोध होना शुरू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां क्या कह रहा है, यहां पर 2 पिटिशनर थे, 2 याचक थे और दोनों का एक ही संवैधानिक प्रश्न था। 2 याचक में अगर हम देखें तो ये केस जो जाना जाता है वो जाना जाता है चंपकम दोरियाई राजन के नाम से, लेकिन इसमें एक और पिटिशनर थे सीआर श्रीनिवास, तो ये भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। क्या नाम था इनका, सीआर श्रीनिवास। ठीक, तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, सीआर श्रीनिवास, चंपकाई दोरियाई राजन और श्रीराम क्या, सीआर श्रीनिवास। ये एक ब्राह्मण कैंडिडेट थे, डिड नॉट फॉर्मली अप्लाई फॉर एडमिशन, इन्होंने एडमिशन के लिए औपचारिक तौर पर अप्लाई नहीं किया था। क्या कहा, स्टेटेड इन अपने एफिडेविट में क्या कहा, इंक्वायरी सी लर्न शी वुड नॉट बी एडमिटेड बिकॉज शी बिलोंग टू ब्राह्मण। अब इसमें क्या कहा कि हमने एक जांच करी, जांच मतलब हमें जांच छानबीन करी है, जिसमें पता चला है कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी से है। ठीक है, ब्राह्मण कम्युनिटी से है और उसने क्या किया है, उसका एडमिशन नहीं होगा, ये उसकी जांच में उसको पता चला। फाइल्ड रिट अंडर टू आर्टिकल 226। 226 क्या करता है, ये हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार देता है अगर आपका फंडामेंटल राइट या किसी भी राइट का हनन होता है। और 32 किस में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो इन्होंने रिट किस में जारी करी, मद्रास हाई कोर्ट के विरुद्ध। कौन सा आर्टिकल, 226, क्लेमिंग द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15(1) एंड 29(2).
अब ये कह रहा है, ये आगे देखेंगे अभी क्या क्या आर्टिकल है, ये कह रहा है ये जो आर्टिकल है, जो ये केस है कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा, ये आर्टिकल 15 का पहला पॉइंट, 15 का पहला और 29 के दूसरा जो हमारा क्लॉज है उसका उल्लंघन कर रहा है। हाई कोर्ट अलाउड हर पिटीशन ऑन 27 जुलाई 1950। 27 जुलाई 1950 को हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इसकी जो याचिका थी उसको मंजूरी दे दी। नेक्स्ट समझते हैं, सीआर श्रीनिवास का केस क्या था, एक्चुअली अप्लाइड फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब इनका क्या हुआ, एडमिशन जो है इन्होंने अप्लाई किया, चंपकम दौड़ाई ने नहीं किया था, इन्होंने किया था फॉर्मली तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फर्स्ट क्लास, इंटरमीडिएट ये क्या थे, फर्स्ट क्लास पास थे ग्रुप 1 में। सिक्योर्ड 369.450 मार्क्स, हायर देन एनी कैंडिडेट एडमिटेड इन रिजर्व कैटेगरी। कह रहे हैं कि इनके 369 मार्क्स थे 450 में से, और ये मार्क्स उन कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है, उनसे कहीं ज्यादा थे, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी में थे, तो इनको एडमिशन नहीं मिला। सिस्टम ओन काउंसिल कंसीड बोथ पिटीशन वुड हैव बीन एडमिटेड इफ सिलेक्शन हैज बीन मेड ऑन द मेरिट अलोन। अब स्टेट के जो ओन काउंसिल थे उन्होंने खुद कहा कि ये दोनों एडमिशन हो जाते अगर मेरिट के आधार पर होते, रिजर्वेशन नहीं। स्टेट काउंसिल ने कहा कि बोथ पिटीशन वुड हैव बीन एडमिटेड, दोनों एडमिशन मतलब जो दोनों थे वो एडमिटेड हो जाते इफ सिलेक्शन हैड बीन मेड ऑन मेरिट अलोन, अगर मेरिट में होता। हाई कोर्ट अलाउड हिज पिटीशन ऑन द सेम जजमेंट बाय द सेम जजमेंट। हाई कोर्ट ने भी क्या किया, इसके एडमिशन में इसकी पिटीशन को अलाउ कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में हम देखते हैं फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट। अब ये मामला मद्रास हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया। 1927 का हमने कम्युनल ऑर्डर आपको बता दिया, ठीक, मद्रास पिटीशन। 26 जनवरी 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये 2 पॉइंट आपको पता है। 16 जून 1950 को क्या हुआ, गवर्नमेंट री इशू ऑन कम्युनल कोटा। अब ये जो 27 में ऑर्डर आया था 1927 में, इसको री इशू किया 16 जून 1950 में, संविधान लागू होने के बाद। 7 जून 1950 को चंपकई दोरिया फाइल्ड रिट पिटीशन आर्टिकल 7 जून को, ठीक है। 27 जुलाई को क्या हुआ, मद्रास हाई कोर्ट अलाउज बोथ पिटीशन, और 9 अप्रैल 1900 सुप्रीम कोर्ट डिसमिस स्टेट्स अपील। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्टेट की अपील को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ हमें केस जो है वो समझ लेना। दूसरा, ये जो केस है इसमें कितने बेंच की कितने कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक खंडपीठ जो थी वो कितने जज की थी, 7 जज की। इसमें जज के नाम देख लेते हैं, सीजे कानिया, फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, जे दास, विवियन बोस और जस्टिस मुखर्जी। इसमें आपको फजल अली और जस्टिस मुखर्जी जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों के एक आयोग है, एक मुखर्जी आयोग है एक मुखर्जी आयोग है, मुखर्जी कमीशन बना था, आपने सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस को लेकर था, और एक फजल अली आयोग था जो आपने सुना होगा। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो कहता है क्वेश्चन बिफोर क्या था सुप्रीम कोर्ट की। तो सबसे पहले कोर सेंट्रल इशू देख लेते हैं, मेन विषय क्या था, कैन स्टेट रिजर्व सीट पब्लिक फंडेड एजुकेशन प्योरली बेसिस ऑफ द रिलीजन रेस एंड कास्ट। पहला क्वेश्चन ये हुआ, क्या स्टेट जो है वो जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहां रिलीजन रेस और कास्ट के आधार पर, सिर्फ कास्ट के आधार पर नहीं, रिलीजन रेस और कास्ट के आधार पर क्या कोटा जारी कर सकता है, पहला क्वेश्चन। इफ इट डज, अगर कर सकता है, कैन इट कैन बी जस्टिफाइड बाय आर्टिकल 46, और अगर करता है तो क्या आर्टिकल 46 के तहत जस्टिफाई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। इवन दो इट वायलेट आर्टिकल 29 ऑफ फंडामेंटल राइट, चाहे वो फंडामेंटल राइट 29(2) का उल्लंघन ही क्यों ना करता हो, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगर हम नेक्स्ट में चले तो इसमें देखेंगे डज, पहला क्वेश्चन क्या था, डज कम्युनल ऑर्डर वायलेट 29(2), पहला 29 के दूसरे पॉइंट को, राइट अगेंस्ट द डिनायल एडमिशन ऑन प्योरली बेस्ड ऑन द रिलीजन रेस एंड लैंग्वेज। 29(2) आप पढ़ लीजिएगा, अभी आगे आएगा हम समझा देंगे। आर्टिकल 46 क्या है, डीपीएसपी का है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ओवर राइट फंडामेंटल राइट, आर्टिकल पर। अब यहां पर जो पहला में बेसिक प्रश्न आया, जो जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, डीपीएसपी बनाम फंडामेंटल राइट, तो क्या चंपकाई दोरियाई राजन केस में यह कहा गया कि जो डीपीएसपी है वो वायलेट कर सकता है, मतलब ओवर राइट कर सकता है फंडामेंटल राइट को। ओवर राइट का मतलब ये होता है कि अगर दो चीजों में विरोधाभास है तो एक को मानता है, दूसरा रद्द नहीं होगा, लेकिन एक जो है उसको ऊपर रखा जाएगा और दूसरे को नीचे रखा जाएगा। तो एक प्रश्न ये आप लोगों के लिए जरूरी है जीएस पेपर 2 के लिए, उसके लिए चंपकाई दोरियाई राजन आपको पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्ट 3rd एंड पार्ट 4th। आपको पता संविधान का पार्ट 3rd का है फंडामेंटल राइट,
पार्थ फोर्थ क्या है, डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इंटर रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में, यह भी स्पष्ट करना था। नेक्स्ट कह रहा है, डज ऑप्शंस ऑफ क्लॉज लाइक 16(4) रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम आर्टिकल 29 कैरी कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस। कह रहा है कि जो 16(4) जैसा क्लॉज है जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देता है, वैसा अगर कोई क्लॉज जो मतलब जो आर्टिकल 29 है उससे एब्सेंट है तो इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस है। तो ये कुछ प्रश्न जो हमें समझना, तो मेन जो हमें समझना है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, ठीक है, तो ये हम लोगों को समझना होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्टेट्स डिफेंस। स्टेट ने क्या कहा, स्टेट ने कहा आर्टिकल 46, स्टेट ने कहा कि आर्टिकल 46 जो है वो जस्टिफाई करता है किसको, कोटा को। अब आर्टिकल 46 है क्या, सबसे पहले, स्टेट शैल प्रोवाइड विथ स्पेशल केयर इकोनॉमिक एंड वीकर स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। कह रहा है कि जो प्रमोट करेगा, कह रहा है कि स्टेट प्रमोट करेगा जो वीकर सेक्शन है उनके आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक हितों को। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो है आर्थिक और शैक्षिक हित, आर्थिक और शैक्षिक हित, ठीक है, इन पर्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, और मुख्यतः किसका, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप का। शैल एंडेवर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 46 ये कह रहा है कि जो वीकर सेक्शन, अब यहां पर एससी एसटी की बात, एससी एसटी को वो पर्टिकुलर कह रहा है विशेष तौर पर, इसका मतलब और भी कम्युनिटीज में होंगी, बात आप पॉइंट को समझिएगा। यहां सबसे पहली लाइन को समझिए, उसको हम लोग डिकोड करते हैं, फिर आगे हम लोग कोड करते हैं, आगे हम लोग उसको दूसरे को डिकोड करेंगे। यहां पर कह रहा है स्टेट शैल प्रमोट द स्पेशल केयर विथ स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल। अब यहां वीकर सेक्शन की बात कर रहा है, तो वीकर सेक्शन में एसटी एसटी ओबीसी में उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया है, सिर्फ वीकर सेक्शन, वो कुछ भी हो सकता है, उसके शैक्षिक और आर्थिक हित को स्टेट क्या करेगा, प्रमोट करेगा। दूसरा, इन पर्टिकुलर, मुख्यतः एसटी एससी और एसटी को, तो ये मुख्यतः कह रहा है एससी और एसटी को, पर्टिकुलर, ठीक है। स्टेट शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल जस्टिस एंड ऑल फॉर्म, और इनको क्या करेगा, जो एससी और एसटी है उनको क्या करेगा, सोशल इंजस्टिस, जो सामाजिक अन्याय होता है और जितने भी ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जितने भी शोषण के जो फॉर्म है, रूप हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये करे सरकार, कोई मदद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सामाजिक करो, ठीक है। उसको आपने अनटचेबिलिटी एससी एसटी एक्ट बनाया, तो एससी एसटी एक्ट तो इसके तहत बनाया है ना, जो एससी एसटी एक्ट है वो तो इसी आर्टिकल का आपने बनाया ना, आधार लेकर, फंडामेंटल राइट और इसके आधार लेकर। तो हमें ये समझना होगा कि कोई दिक्कत ना हो किसी भी कम्युनिटी को, ताकि एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता ना आए। अब अगला कह रहा है कि अटॉर्नी जनरल आर्गुमेंट, जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने आर्गुमेंट क्या किया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 37, आपने आर्टिकल 37 पढ़ा है, नहीं पढ़ा, या पढ़ा है तो आपको मालूम होगा। आर्टिकल 37 जो है वो क्या कहता है, डीपीएसपी अनइनफोर्सेबल बाय कोर्ट। आर्टिकल 37 कह रहा है कि जो डीपीएसपी है वो अनइनफोर्सेबल है, किसके द्वारा, कोर्ट द्वारा। ये बात, ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। हमारे में दो है, एक फंडामेंटल राइट और एक डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो कोर्ट उसको लागू कर सकता है, इन्फोर्स, प्रवर्तनी कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो उसको प्रवर्तनी नहीं कर सकता। कोर्ट ये केवल राज्य कर सकता है, कोर्ट का इसमें कोई अधिकार नहीं है। तो कह रहा है आर्टिकल 37 मेक्स डीपीएसपी अनइनफोर्सेबल बाय इन कोर्ट, कोर्ट में जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, बट डिक्लेयर द फंडामेंटल द गवर्नेंस ऑफ द कमिटी। लेकिन आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी जो है वो देश के गवर्नेंस के लिए क्या है, फंडामेंटल है, मूल है। आर्टिकल 30 फर्दर ऑब्लिगेट स्टेट टू अप्लाई इस दिस प्रिंसिपल फॉर द लॉ मेकिंग। यहां पर दो पॉइंट है जिसको मैं समझना पड़ेगा आर्टिकल 37 में। पहला ये कह रहा है कोर्ट द्वारा प्रवर्तनी नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट है एक, लेकिन गवर्नेंस के लिए, देश के गवर्नेंस के लिए मूल है। यानी जब भी गवर्नेंस की बात आएगी तो आपको फंडामेंटल राइट को देखना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है स्टेट पे, कि जब आप लॉ मेकिंग करेंगे तो आप इसको ध्यान रखोगे, ऑब्लिगेशन है, फर्दर ऑब्लिगेट द स्टेट टू मेंशन लॉ मेकिंग।
लॉ मेकिंग जब भी आप करेंगे तो डीपीएसपी को देखेंगे, ये ऑब्लिगेशन है। बात हमें समझ में आ रहा है? ठीक, तो ये बात यहां पर कह रहा है। ठीक, दूसरा कह रहा है देयरफॉर, इसलिए स्टेट इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल जनरल विद इन अथॉरिटी ऑफ, इसलिए जो कम्युनल ऑर्डर है वो आर्टिकल 40 के तहत अथॉरिटी, क्योंकि कम्युनल ऑर्डर क्या हो गया, आर्टिकल 13 के तहत एक तरीके से लॉ हो गया। ऑर्डर जो सरकार निकालती है उसमें लॉ की परिभाषा अगर आप आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी, विधि की परिभाषा, जिसमें विधि की परिभाषा दी गई है, ठीक है, कि विधि के अंदर क्या क्या आएगा, तो उसमें आर्टिकल 40 उसमें आपका ऑर्डर दिया गया ना, आदेश, अध्यादेश, लॉ, बाई लॉज, रिचुअल्स, राइट्स, ये सारे दिए गए ना, ठीक है। तो जब ये दिए गए हैं तो ऑर्डर तो निकला, इसका मतलब आर्टिकल 13 के तहत जो ऑर्डर निकला, लॉ बना, तो लॉ के तहत ये तो है, लेकिन 46 के तहत सरकार क्या कह रही है, ये ऑब्लिगेशन है हमारा इसको फॉलो करना, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट को बोल्डेस्ट टर्म क्या हो, आर्टिकल 46 ओवरराइड द आर्टिकल 29, इसलिए क्या होगा, आर्टिकल 46 जो है ओवरराइड क्या है 29 के लिए, 29 को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। नो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज इफ इंडिविजुअल कैंडिडेट लूज एडमिशन। अब यहां पर हमें समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 46 जो है वो पूरे राज्य के लिए है, पूरे देश के लिए, लेकिन ये जो राइट्स हैं वो इंडिविजुअल, अगर किसी एक इंडिविजुअल के राइट्स जाते हैं तो डीपीएसपी में तो सभी के लिए कानून बना है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो किसी का एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडिडेट अगर एडमिशन खो देता है तो उसके लिए कोई फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट नहीं हुआ है। कोर्ट वन लाइन वर्डिक्ट क्या था, वी रिजेक्ट द अबव कंटेंशन कंप्लीटली। अब इन्होंने जो ऊपर कहा था कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 46 कुड नॉट शेप कम्युनल ऑर्डर, ठीक है। कोर्ट रीजनिंग क्या थी, कोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। इनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इन्फोर्सर डीपीएसपी आर नॉट, पार्ट 3 इनफोर्सेबल अंडर आर्टिकल 32 रिट, ये आपको हमने बताया था। पार्ट 4 जो है एक्सप्रेसली मेड अनइनफोर्सेबल बाई 37, कह रहा है कि जो फंडामेंटल राइट है वो इनफोर्सेबल है आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन जो आपका ये है डीपीएसपी ये अनइनफोर्सेबल है आर्टिकल 37 के तहत, ठीक। तो प्रिंसिपल कैन नॉट बी ओवरराइड द इनफोर्सेबल राइट, ठीक है, इसलिए एन अनइनफोर्सेबल प्रिंसिपल कैन नॉट बी ओवरराइड इनफोर्सेबल। अब यहां कह रहा है कि एक अनइनफोर्सेबल प्रिंसिपल सिद्धांत जो है जिसको थोपा नहीं जा सकता, जिसको लागू नहीं किया जाता, प्रवर्तनी नहीं किया, वो प्रवर्तनी के इन्फ्रिंजमेंट ओवरराइड नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दी कि जो इनफोर्सेबल राइट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इनफोर्सेबल राइट है उसको अनइनफोर्सेबल राइट जो है वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्रिंज नहीं, ओवरराइड नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको पहले पॉइंट से समझना है। सब्सिडरी डॉक्ट्रिन, कोर्ट हेल्ड दैट डीपीएसपी हैज कंफर्म टू ऐड रन सब्सिडरी द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट अदर वे अराउंड बिकम्स द केस फॉर इशू। ये कह रहा है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी वो क्या है, सब्सिडरी है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। डीपीएसपी किसके सब्सिडरी है, फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 16(4) का आर्गुमेंट जो आया, आर्टिकल 16 क्या कह रहा है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाया क्लॉज 4 देता था। आर्टिकल 16 जो था वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देता था वाया क्लॉज 4, एम्प्लॉयमेंट में देता था, कास्ट बेस्ड परमिट, कास्ट बेस्ड, रिलीजन नहीं था इसमें, किसके बेस पे था, कास्ट, रिलीजन नहीं था। आर्टिकल 29 एजुकेशनल हैज नो इक्विवेलेंट क्लॉज, अब आर्टिकल 29 में कोई ऐसा क्लॉज है नहीं। ए डिलीवरेट ओमिशन बाय द फ्रेमर्स, कोर्ट रीजन, कोर्ट ने कहा कि अगर 14 में, चलो कह रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयमेंट में हमने किसी को दिया है 16(4) के तहत और 29 में नहीं दिया, तो ये फ्रेमर्स जो है, जो जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने जानबूझ के कुछ सोच के समझ किया होगा इसको, ये उन्होंने कहा। इफ द लॉजिक हेल्ड, कोर्ट नोटेड इफ स्टेट आर्टिकल्स आर्गुमेंट साउंड, आर्टिकल 54 वुड हैव बीन वोली अननेसेसरी। अब कह रहा है अगर आर्टिकल 46 को मान ले, जैसा स्टेट कह रहा है कि वो सही है, कि ओवरराइड कर सकता है, तो 16(4) की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर उसको क्यों लिखा, उसको बंद कर दो, उसको समाप्त कर दो। एंड आर्टिकल 46 could have reservation as where without specific clause, ये बात इसमें कह रहा है। कह रहा है कि अगर आर्टिकल 46 की तुम्हारी हम बात मान लें, ये आर्टिकल 46 पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अगर 46 की तुम्हारी हम बात मान लें तो जो 16(4) में एम्प्लॉयमेंट में है वो भी तो बेकार हो जाएगा फिर, क्योंकि वहां पे तो वीकर सेक्शन की बात कर रहा है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही। नेक्स्ट देखते हैं। अब 1951 का वर्डिक्ट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन मेड इन कम्युनल ऑर्डर। यहां पर कम्युनल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, ये कम्युनल ऑर्डर के अंदर जो क्लासिफिकेशन बात किया है उसकी बात कर रहा है, जो बांटा है ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और मुस्लिम में, उसकी बात कर रहा है। कम्युनल ऑर्डर को नहीं कह रहा है। क्लासिफिकेशन मेड इन कम्युनल ऑर्डर अपोज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्लासिफिकेशन किया गया है कम्युनल ऑर्डर में वो कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहा है, ना कि कम्युनल ऑर्डर। पहला पॉइंट ये कॉन्स्टिट्यूट क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड टू द सिटीजन, आर्टिकल 29(2). कह रहा है 29(2) का जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है। द कम्युनल ऑर्डर बीइंग इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इज वाइड अंडर आर्टिकल 13। इसलिए जो कम्युनल ऑर्डर है वो वाइड है, किसके तहत है? बीइंग इनकंसिस्टेंट विद आर्टिकल 29, वाइड अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बात कह रहा है। कम्युनल ऑर्डर को क्या कर दिया? स्ट्राइक डाउन कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन बात करी, बाद में कहा कम्युनल ऑर्डर जो है वो निष्क्रिय है, प्रोविजन क्योंकि इसका विरोध करा, इनकंसिस्टेंट है किसके विरोध में? 29 के तहत, इसलिए कम्युनल ऑर्डर क्या हुआ? स्ट्राइक डाउन। होल्ड व्यू दैट अंडर आर्टिकल वायलेटिंग द अंडर होल्ड हेल्ड वाइड अंडर आर्टिकल 13 वायलेटिंग। अब कम्युनल ऑर्डर को क्या कर दिया? वाइड कर दिया, किसके तहत? 13 के तहत। क्यों? ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन करता था। दूसरा कह रहा है बोथ अपील डिसमिस स्टेट ऑफ मद्रास स्टेट ऑफ मद्रास विद कोस्ट। दोनों को क्या कर दिया? बोथ अपील क्या कर दिया? दोनों की अपील क्या कर दी? डिसमिस कर दी। चपकाई दोरिया राजन हो या श्रीनिवासन हो, दोनों की अपील को क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया। डीपीएसपी कैन नॉट, ये तो आपको प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी है और उसके बाद फंडा जो जीएस पेपर 2 में आंसर लिखने को आता है उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हाँ, कि आर्टिकल 46 कैन नॉट यूज जस्टिफाई इन्फ्रिंजमेंट आर्टिकल। कह रहा आर्टिकल 46 का हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया, पहले बोल दिया। कह रहा आर्टिकल 46 क्योंकि वो अनइन्फोर्सेबल है और आर्टिकल 29 इन्फोर्सेबल है। अनइन्फोर्सेबल इन्फोर्सेबल को ओवरराइड नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 46 में कह दिया। इसलिए कह रहा है कि आर्टिकल 46 जो है वो कैन नॉट यूज टू जस्टिफाई इन्फ्रिंजमेंट आर्टिकल। जो फंडामेंटल राइट में आप लोगों ने जो इन्फ्रिंजमेंट किया है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। डीपीएसपी जो है वो सब्सिडरी है, किसके अधीन है? फंडामेंटल राइट के। डीपीएसपी किसके अधीन है? फंडामेंटल राइट के। आर्टिकल 14 और 15 यहां पर कह रहा है कोर्ट फाउंड दैट आर्टिकल 29 वायलेशन क्लियर टू सो इट क्लियर डिड नॉट नीड से। हाँ, ये कह रहा है कि जब आर्टिकल 46 है और वो डायरेक्ट 29 का वायलेशन कर रहा है तो हम 14-15 को क्यों देखे? तो उन्होंने 14-15 को नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट। अब कह रहा है जजमेंट दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। जजमेंट दैट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसमें कह रहा है कि ये जो जजमेंट था इसमें क्या हुआ? अमेंड कर दिया गया संविधान को। क्या कर दिया गया? अमेंड किया। संविधान में जो पहला संशोधन किया गया वो इसी जजमेंट के बाद किया गया। क्यों किया गया? पहला पॉइंट कह रहा है द जजमेंट लेफ्ट गवर्नमेंट विथ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट टू रिजर्व सीट इन एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब कह रहा है कि जो जजमेंट आया इसने संवैधानिक रूप से कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा सरकार के लिए कि वो एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दे सके। दूसरा पॉइंट कह रहा है दिस थ्रेटन द एंटायर पोस्ट इंडिपेंडेंट सोशल जस्टिस। इसने कह दिया जो आजादी के बाद का जो सामाजिक न्याय का जो प्रावधान था, बात थी, एजेंडा था, उसको इसने क्या कर दिया? खतरा उत्पन्न कर दिया। पार्लियामेंट हैड टू एक्ट वेरी फास्ट। पार्लियामेंट को बहुत जल्दी इसमें करना था। क्या करना था? अपने आप पे मतलब इस पे बहुत जल्दी काम करना था। रिजर्वेशन इन नीडेड इन एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, ताकि जिस पार्लियामेंट को बहुत जल्दी एक्ट करना था जिससे एजुकेशनल में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दी जाए, अगर रिजर्वेशन इसमें दिया जाए एजुकेशनल में संबंधित। अब यहां पर जो इसी के साथ क्या होता है कि पहला संविधान संशोधन भी जब अब पार्लियामेंट के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उनके पास एक ही रास्ता था कि अब इसमें हम संविधान संशोधन कर दें। तो पहला जो संविधान संशोधन किया गया आर्टिकल 15 में क्या किया गया? और भी उसमें पॉइंट थे लेकिन मेन हम लोग देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्लॉज थे जो हमारे रिजर्वेशन संबंधी उसको समझ लेते हैं। एक क्लॉज स्टार्ट किया गया, जैसे हमारा 16(4) क्लॉज था ना, ठीक है, वैसे ही 15(3) क्लॉज था। 15(3) के बाद क्या हुआ? एक चौथा क्लॉज जोड़ा गया। इसमें क्या कहा?
Nothing in this article shall prevent state from making any special provision for advancement of any socially educationally backward classes of the citizen. Classes of the citizen की बात कर रहा है and और for the schedule का schedule track. ये कह रहा है कि ये जो आर्टिकल है 15, ये जो आर्टिकल 15 है ये स्टेट को एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस नागरिकों के लिए या एससी एसटी के लिए किसी भी विशेष प्रावधान को करने से नहीं रोकी अगर वो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं तो। ठीक है, पिछड़े किस रूप से होने चाहिए? सामाजिक और शैक्षिक। यहां पर इन्होंने आर्थिक शब्द का उपयोग नहीं किया है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि आर्टिकल 14 में केवल सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़े की बात कर रहा है, आर्थिक रूप से पिछड़े की बात नहीं कर रहा है। तो रिजर्वेशन का आधार होता है सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े। इसके बाद कह रहा है दिस एक्ट दिस इज द डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन ऑफ इंटायर मॉडर्न रिजर्वेशन एजुकेशनल फ्रेमवर्क। अब कह रहा है आज जो शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है उसका डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहां से मिलता है? यहां से। फर्स्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस रिस्ट्रिक्शन इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19। कह रहा इसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 19 में कुछ संशोधन किए गए जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बात स्वतंत्रता है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने यह कहा था कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनका हनन नहीं कर सकता कोई भी यदि खुद फंडामेंटल राइट ना करे, इसलिए रीजनल रिस्ट्रिक्शन कहां लगाए गए? आर्टिकल 19 में। ठीक है, उसके क्या कारण थे इसको भी हम लोग जो है विशेष तौर पर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने रोज एक आर्टिकल्स करेंगे, एक आर्टिकल्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे, एक या दो आर्टिकल, छोटा आर्टिकल होगा तो दो और एक आर्टिकल होगा तो एक आर्टिकल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी उसमें करेंगे, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, आप आराम से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चले तो हम अब इस स्लाइड में कुछ लीगल टर्म की बात समझेंगे। लीगल टर्म जिसका केस में होता है, सबसे पहले रिट ऑफ मैंडमस। रिट ऑफ मैंडमस हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी। 5 प्रकार की रिट होती है आर्टिकल के साथ हम समझेंगे। एक हमने हैबियस कॉर्पस को एक केस में समझा था, ठीक है, जो 2 लड़कियों का केस अभी करंट में न्यूज में था। अगला जो है वो है रिट मैंडमस। मैंडमस रिट क्या होती है? एक कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग पब्लिक अथॉरिटी टू रिफ्रेन फ्रॉम टू डू समथिंग दैट इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू। मैंडमस रिट क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है पब्लिक अथॉरिटी को, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है पब्लिक अथॉरिटी को और उससे कहता है वो काम करो जो आपको लीगली तौर पर करना अलाउ हो। ऐसा कोई काम मत करो जो आपको लीगली तौर पर करना अलाउ नहीं है। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है। मैंडमस की बात कर रहे हैं यहां पर। आर्टिकल 226 क्या कह रहा है? इंपावर हाई कोर्ट टू इशू रिट इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पस। देखो हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है। ये एक बार क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। क्यों है उसको हम लोग 32-226 में देख लेंगे। द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 5 फर्स्ट अप्रोच इन द प्रोविजन अंडर विच पेटिशनर फर्स्ट अप्रोच इन हाई कोर्ट। 226 के तहत पहली बार हाई कोर्ट पे याचिका लगाई। 29(2) क्या कह रहा है? गारंटीज नो सिटीजन शैल बी डायरेक्ट एडमिशन टू स्टेट रन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट एंड लैंग्वेज। 29(2) कह रहा है कि किसी भी नागरिक से रिलीजन, रेस, कास्ट और भाषा आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से मतलब जो है डिनाई नहीं किया जाएगा। डिनाई नहीं किया जाएगा। कौन से पॉइंट थे? रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो आर्टिकल 46 बता रहा था ना कि 19 का उल्लंघन, 29 कोर्ट ने कहा कि 29 का उल्लंघन कर रहा है। 29 ये कहता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, ठीक है, उसमें एडमिशन के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म, नस्ल, जाति और भाषा के आधार पर डिनाई नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 46 ये बता दिया था हम लोगों ने, ठीक है। आर्टिकल 37 ये भी डिस्कस कर लिया था कि फंडामेंटल राइट, ये जो आर्टिकल 37 कह रहा है कि डीपीएसपी जो है ये फंडामेंटल है गवर्नेंस का। लॉ मेकिंग जब भी होगी तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, कोर्ट द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 13 क्या है? डिक्लेयर द एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट इज वाइड। कोई भी लॉ जो है अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो उस मात्रा तक शून्य होगा जिस मात्रा तक वो उल्लंघन करता है।
ये कहता है आर्टिकल 13। एक दिन देख लेंगे आर्टिकल 13 हो गया। देखिए जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आपको दिमाग में बार बार जरूर आएंगी, एक आर्टिकल 32 केस में और एक आर्टिकल 226। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 13 भी आता है और भी आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन मेन जो आर्टिकल सबसे पहले इन आर्टिकल्स को हम लोग समझ लेंगे। और एक संविधान संशोधन का 368। ठीक है, तो ये बात जो है लीगल टर्म में पहले पार्ट में ये है। दूसरे पार्ट में क्या है, आर्टिकल 32 अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कर सकते हैं, और 236 हाई कोर्ट। अब बड़ी बात यह है कि अंबेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। क्या होगा, ठीक है। आर्टिकल 16(4) क्या कह रहा है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो पोस्ट होती, पब्लिक पोस्ट होती है, उसमें बैकवर्ड क्लासेस को सिटी वो दे रहा था रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक, रिजर्व कर रहा, सीट रिजर्व कर रहा था। फंडामेंटल राइट्स का क्या है, जस्टिएबल इनफोर्सेबल राइट गारंटीड टू द सिटीजन, कह रहा है ये प्रवर्तनीय अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो सिटीजन को प्राप्त है। कोर्ट ने इसको क्या, सैंक्रोसेंट, सैंक्रोसेंट का मतलब क्या हुआ, ये पवित्र है, कोई भी हनन नहीं करता। खुद फंडामेंटल राइट अगर हनन करता है तो ठीक है, दो फंडामेंटल राइट में अगर विरोध होता है तो ठीक है, लेकिन बाकी में नहीं होता। समझ में आ गया, तो सैक्रोसेंट है, पवित्र है। अगला कह रहा है डीपीएसपी क्या है, मीन टू सेव्ड पॉलिसी बट नॉट अनइंफोर्सेबल बाय कोर्ट। ये कह रहा है कि ये इसका जो डीपीएसपी है ये केवल लॉ और नीति बनाने के लिए है, नीति निर्देशक तत्व है। आपकी जो नीति समझो, इसका पूरा नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य जब नीति बनाएगा तो ये जो डीपीएसपी है उसका मार्गदर्शन करेंगे कि आपकी नीतियां इस आधार पर होनी चाहिए, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सब्सिडरी मतलब डीपीएसपी जो है सब्सिडरी किसके है, फंडामेंटल राइट के, और कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंट 1951। अब देखते हैं कि इसमें ये हमारा केस जो है ये किस चीज में मैटर है। तो कई सारे फैक्ट आपको मिले हैं जो प्रीलिम्स में काम आएंगे, कई फैक्ट आपको मिले हैं जो प्री एग्जाम में आपके काम आएंगे। आर्टिकल 29 हो गया, 32 अमेंडमेंट्स हो गया, ये सारी पॉइंट जो याद रहेंगे। जीएस पेपर 2 में अगर फंडामेंटल राइट बनाम डीपीएसपी की बात आती है, जीएस पेपर 2 में फंडामेंटल राइट बनाम डीपीएसपी की बात आती है, उनके संबंधों की, इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी की बात आती है, रोल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन शेपिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन का जो जुडिशियल रिव्यू है उसका क्या रोल है, उसकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो आ जाएगा। ऐसे के टॉपिक में टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल राइट एंड सोशल जस्टिस है, कैन बी यूज्ड इन इक्वालिटी, अफर्मेटिव एक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लॉ एंड पीसीआई में भी ये लाइव केस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का केस जो है हमारा ये आरक्षण से संबंधित था, आरक्षण मुद्दा बहुत जोरों से चल रहा है। अब इसके जो सब्सिक्वेंट केस हैं, बालाजी हो गया, इंदिरा स्वामी हो गया, और जो भी केस हैं सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, सरकार में क्या बात है, कुछ हम लोग डिबेट भी देखेंगे जो पार्लियामेंट में होती रिजर्वेशन में, ताकि हमें कोर्ट अच्छे अच्छे मिले, और जो संविधान सभा में डिबेट हुई थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।